हेलो, वेलकम टू प्रेक्षा इंस्टीट्यूट। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जानते हैं कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब नाम से ही पता चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इसका मतलब यह होता है कि स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको पढ़ना क्या है? स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। रेस्ट चार्ज मतलब कोई भी चार्ज है उस चार्ज को रोक करके पढ़ना, मतलब कि वो रेस्ट में जब भी। इसको हम कहते हैं, अगर ये चैप्टर जो है हमारा बेसिकली जो है, बेसिकली इसमें हमको पढ़ना क्या है? इसको हम कहते हैं बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है। स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में हम चार्ज के बारे में पढ़े होंगे क्लास 10th में ही। चार्ज क्या होता है? जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच एक इंटरेक्शन उत्पन्न होता है। उस इंटरेक्शन के द्वारा ही हमारा क्या उत्पन्न होता है? चार्ज उत्पन्न होता है। चार्ज जो होता है, चार्ज के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसको हम कहते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अगर हम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में देखें तो चार्ज जो होता है आपका टू टाइप्स का होता है। चार्ज जो होता है ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। एक आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है? निगेटिव चार्ज। ये जो चार्ज का ये जो चार्ज है, चार्ज का यूनिट जो होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। चार्ज का जो यूनिट होता है इसे हम कहते हैं कूलॉम। इसे हम सी से डिनोट करते हैं। और इसको, यह क्वांटिटी कैसी है? यह क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यहां पर हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसको हम दिखाते हैं किससे? ई से दिखाते हैं। ई पे माइनस लगा होता है, ये बेसिकली निगेटिव चार्ज होता है। और इसके बाद एक होता है इसका जो इसी के इक्विवेलेंट होता है प्रोटॉन, उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है सबसे चार्ज, किसी भी चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसे हम कहते हैं ई। और एक होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज। सेम इसका जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना सेम मैग्नीट्यूड का ही भी प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, जिसको हम कहते हैं 1.6 है -19 कूलम। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, परंतु अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज इस पे एक पे पॉजिटिव है, एक पे हमारा जो प्रोटॉन होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। परंतु है हम लिखेंगे हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं इसके पास सेम मैग्नीट्यूड। इससे भी एक छोटा भी, इसके भी छोटा भी इसका एक चार्ज का एक इससे भी छोटा वो एक होता है जिसका नाम स्टाइल। बस वो उसको बस केवल लिखा जाता है, स्टाइल के लिए केवल लिखा जाता है। यहाँ पर हम लिखते हैं जो इसकी सबसे छोटी छोटी यूनिट होती है चार्ज का, स्मॉलेस्ट वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, बस केवल बस स्टाइल के लिए केवल लिखा जाता है, जिसके कहते हैं हम क्वार्क। जिसे हम क्या कहते हैं? क्वार्क। इसकी इसकी जो होती है 2 इलेक्ट्रॉन/3 होता है, या फिर E/3 इलेक्ट्रॉन/3। ये होता है सबसे छोटा चार्ज। एक ये एक तो हमारे इसको हम प्लस माइनस लिखते हैं।
तो ये हमारे स्टाइल के लिए बस केवल लिखा रहता है इलेक्ट्रॉन का सबसे जो हमारा चार्ज होता है इस चार्ज का सबसे छोटा यूनिट होता है। बाकी जो हमको हमेशा जरूरत पड़ने वाली इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, यहाँ पर हम नहीं लिखे स्मॉलेस्ट, यहाँ पर लिख दीजिएगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यहाँ पर लिख दीजिएगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम ई से दिखाते हैं। और एक होता है पॉजिटिव, ये तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव होता है, और जो प्रोटॉन होता है यहाँ पर लिखते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नेगेटिव होता है, और उसके बाद जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव, परंतु इसके मैग्नीट्यूड जो होते हैं सेम होते हैं। अतः क्लियर, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और फिर प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये तो इनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, परंतु इसके जो चार्ज होते हैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ये क्या होते हैं नेगेटिव। अतः क्लियर, तो हमने पढ़ क्या लिया कि बेसिकली चार्ज के बारे में हमने पढ़ा, चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में हम हमेशा से क्लास 10th में पढ़े हैं कि नहीं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच क्या उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, वही ऊष्मा हमारा किसमें चार्ज में बदल जाता है। चार्ज में जब बदल जाता है, चार्ज हम जानते हैं दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होता है इसका हमारा एक चार्ज का एक जो यूनिट होता है इसको कूलम, इसे हम सी से दिखाते हैं, और इसकी जो क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। स्मॉलेस्ट अगर बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव और उसकी सेम मैग्नीट्यूड का होता है, जितना मैग्नीट्यूड जिसका होता है उतना मैग्नीट्यूड इसका। इस पे पॉजिटिव चार्ज जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है या 1.6 इंटू माइनस 19 कूलम होता है। बात इतना क्लियर। तो अगर हम मास बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इसलिए हमारे कुछ पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं तो इसके कुछ मास होते हैं। क्या होते हैं, इसके कुछ मास होते हैं जिसको हम कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी होता है। अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन की, बात करें हम मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27। क्या होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है। ये होता है ये दोनों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। प्लस क्लियर। तो हम आगे निकालते हैं इसको। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको पढ़ना क्या है, अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रेस्ट ऑफ चार्ज। जब हमारा ध्यान से देखिए, जब हमारा चार्ज रेस्ट पर होगा, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, जब कोई चार्ज एट रेस्ट पे होगा तो वहां पर रुका होगा, तो उसमें उसके इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। इसके बीच जो फोर्स एराइजेज होता है, फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जों के बीच जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, किसी एक चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इसके पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या होगा। ये भी एक एरिया बना करके, कोई भी एक चार्ज होता है, कोई चार्ज जो रुका हुआ चार्ज होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इसको हम इसके एक नाम और जानते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं उसको हम। और हमको क्या पढ़ना है इसमें, इस चैप्टर में हमको यह पढ़ना है, जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली, और हमको इसके बारे में पढ़ना है कि हमारे पास कोई एक चार्ज है, जब ये रुका हुआ चार्ज है तो और क्या कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमको पढ़ना है, इसकी पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा, उसके बाद
हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, गॉस का नियम आएगा, उससे हम तमाम प्रकार के, उससे गॉस के नियम से हम आगे बात चर्चा करेंगे कि उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं किसी भी एक चार्ज को, चार्ज के द्वारा कोई भी चार्ज है तो बड़े आसानी से गॉस के नियम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे जब चार्ज हमारा रुका होगा। तो हमने पहले फोर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, और कुछ पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे इसमें, हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटर के बारे में। तो क्या क्या देखने को हमको, चार चीजें देखने को मिला। क्या क्या देखने को मिला, पहले तो हमारा फोर्स प्रोड्यूस हुआ दो चार्जों के बीच, ये हमने देखा कि उसके बीच कितना फोर्स लग रहा है उसको हमने देखा। और हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, कि कोई एक चार्ज रुका हुआ है, वो रुके हुए चार्ज पे कितना वो अपना एरिया जनरेट करके रखता है, कितना वो फील्ड बनाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और हमको क्या देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब कि ये कोई जो चार्ज रुका हुआ है, वो चार्ज जब रुका हुआ है तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है कि वो अपने किसी अन्य चार्ज को अपने पास लाने में कितना वर्क उससे करा सके। तो जितना वर्क कराएगा, जितना ज्यादा वर्क कराएगा, उतना ही ज्यादा उसकी पोटेंशियल होगी। और कैपेसिटर, कैपेसिटर का मतलब यह होता है कि कोई भी चार्ज, कोई भी हमारे पास, कैपेसिटर में होता क्या है बेसिकली, हम देखते हैं कैपेसिटर में चार्ज की क्वांटिटी को पता करते हैं, किसी भी कोई भी अगर इसका वैल्यूम है तो उस वैल्यूम कितना चार्ज को रखा जा सकता है, तो उसमें हम बात करते हैं कैपेसिटर की। ठीक, तो जब हमारा चार्ज रेस्ट पर था तो हमने ये पढ़ा। अगर हमारे पास, अगर यही चार्ज को अगर हम अगला अगला जो हमारा पढ़ने को मिलेगा, अब हमारा चार्ज रेस्ट पे नहीं होगा, अब चार्ज मोशन में होगा। व्हेन चार्ज इन मोशन, जब चार्ज हमारा मोशन में होगा तब वहां पर हमको क्या पढ़ने को मिलेगा। तो एक तो मोशन दो तरीके से इसमें होगा। एक तो मोशन का मतलब उसमें एक वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी भी आएगा उसमें दो तरीके से। एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना, मतलब कि जिसमें नॉन एक्सेलरेटेड हो, जैसे कि वो क्या हो, नॉन एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म से, जैसे कि हम क्या पढ़े, जब ए इक्वल, जब क्या हो, ए इक्वल टू जीरो, क्या हो, ए इक्वल टू जीरो, जब ए इक्वल टू जीरो होगा तो वहां पर हमको देखने को मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा। और जैसे ही वह कोई कोई भी चार्ज मोशन के साथ क्या होगा, एक्सेलरेट हो गया, ए इक्वल टू नॉट जीरो, जैसे ही एक्सेलरेट होगा तो उसमें हमको करंट इलेक्ट्रिक के साथ साथ देखने को मिलेगा, उसमें मैग्नेटिज्म भी देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये सब चीजें हमको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद जब हमारा चार्ज मोशन के साथ साथ, जब हम तो मोशन मोशन में होगा तो हमको दो चीजें देखने को मिलेगा, एक तो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा। ये दो चीजें, दो यूनिट हमने पढ़ी। उसके बाद चार्ज को, जब हमारा एक चार्ज बिहेव करने लगेगा पार्टिकल की तरफ, जब हमारा चार्ज कोई भी एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो उसमें हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा ईएमआई मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और तो इसको हम रफ करते हैं, आगे बताते हैं। तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं आगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी पे कितना चार्ज हो सकता है। तो जब भी उस बॉडी पे चार्ज होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज होगा। इंटीग्रल मल्टीपल में क्या होगा कि जब भी वह रहेगा इंटीग्रल रहेगा। इंटीग्रल मतलब Q बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई, क्या होगा, Q बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई, जहां पर लिख लेना वेयर n जो होगा वह n क्या होगा, एक इंटीजर नंबर होगा हमेशा। ऐसा होगा, एक इंटीजर नंबर होगा। चार्ज हमेशा इंटीजर नंबर के ही रूप में रहेगा, जैसे कि हमारा प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस फाइव एंड सो ऑन, प्लस माइनस फाइव एंड सो। तो हमारा चार्ज जब भी रहेगा इंटीग्रल, मतलब कि अगर हमारा कभी भी चार्ज, अगर जैसे कि अगर हमारा किसी भी चार्ज, किसी भी बॉडी को अगर हमको चार्ज देना है तो जब भी चार्ज देंगे हम इंटीग्रल मल्टीपल में, जब भी कंप्लीट चार्ज देंगे,
कंप्लीट नंबर देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, वो कंप्लीट, ना कि उसको हम जैसे कि कह दें कि उस पे हम 3.5 चार्ज दे देंगे। किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है, 3.5 कूलम्ब का चार्ज है, या फिर हम कहते हैं 4.5 का। ये ऐसा हम नहीं कर सकते, किसी भी बॉडी पर चार्ज इतना हम नहीं दे सकते। हम जब भी चार्ज देंगे वो इंटीजर के रूप में उसको बांटेंगे, +-1, +-2, +-3, +-4। बातें क्लियर? तो ये हमारा क्या होता है, क्वांटाइजेशन आप समझ रहे हैं। इसका फार्मूला होता है Q = ±N × A। तो इसका कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे पास कोई भी आइसोथर्मिक का है, आइसोलेटेड सिस्टम है, हम क्या, अगर हम कहते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, द टोटल चार्ज इज कंजर्व। द टोटल चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। अर्थात जैसे कि अगर हम कह दें कि हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पर हम क्या करते हैं, कुछ चार्जेस रखते हैं। मान लिया कि एक हमारा चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर है, कुछ चार्जेस हैं। मान लिया कि इस पे 2 कूलम्ब का चार्ज है, इस पे 3 कूलम्ब का चार्ज है, ये 4 कूलम्ब का चार्ज है। ये हमारा कब है, ये जब ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होगा तब के लिए। आइसोलेटेड सिस्टम, इसका जो टोटल चार्ज होगा, अब मान लिया कि इसके बगल में एक और ऐसे ही सेम आइसोलेटेड बॉडी है, जिसे हम कहते हैं, इस पे मैं मान लेता हूँ कि इस पे मान लेता हूँ 7 कूलम्ब का चार्ज है, इस पे 5 कूलम्ब का चार्ज है। तो ये जो चार्ज है, इस पे कितना चार्ज होगा, ये बात है। तो इसको हम पता करने के लिए हम जानते हैं, तो जब हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है तो दोनों चार्ज क्या कंजर्व है, तो दोनों साइड के चार्जेस कितनी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो दोनों साइड की चार्जेस जब बराबर होनी चाहिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर हम कहते हैं कि इस पे -3, चलो मान लेते हैं इस पे -3 का कूलम्ब चार्ज है, तो हम इसको लिख देंगे, इस पे 2 कूलम्ब चार्ज है, इस पे ऐसे लिखते हैं 2 कूलम्ब चार्ज, इस पे 4 कूलम्ब, इस पे -3 कूलम्ब चार्ज है, इक्वल टू किसके बराबर है, तो इस पे 7 कूलम्ब चार्ज है +5 कूलम्ब, यहाँ पर कुछ नहीं चार्ज है, यही कूलम्ब, ये इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि इसको हमारे पास कितना चार्ज है, x चार्ज है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 4 2 6, 6 में से 3 गया 3, इक्वल टू 7 5 12 प्लस x। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 कुछ साइड भेजेंगे तो -3 - 12 होगा, x इक्वल टू होगा -9 कूलम्ब। तो इस पे जो चार्ज आएगा, इसकी जो वैल्यू होगी -9 कूलम्ब। तो इससे हमको यह पता चलता है, कोई भी अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके जो टोटल चार्ज होती है, उसकी जो टोटल चार्ज होती है वो पूरी तरह से कंजर्व होगी। जब भी होगा तो जब भी होंगे तो आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट बनाएंगे। जब भी बनाएंगे वैसे आपस में क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट बनाएंगे, जैसे हमने एग्जांपल के रूप में बताया। अगर हमारा पास लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ जो चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है, यही तो कहता है। एक मिनट थोड़ा सा मिटा दें, जगह बनाया जाए। तो हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, यह कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। यह कहने का मतलब यह है कि जो हमारा चार्ज होता है, किसी भी बॉडी, कोई भी आइसोथर्मिक बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी है, उस आइसोलेटेड बॉडी में हमारा जो चार्ज होगा, उसको ना ही हम कहीं से भी उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक जगह से दूसरी जगह पर उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखा कि यहाँ पर 2 कूलम्ब का चार्ज था, यहाँ पर -3 कूलम्ब का चार्ज था, यहाँ पर 4 कूलम्ब का चार्ज था। ये हमारा एक आइसोलेटेड बॉडी ये है, एक दोनों आइसोलेटेड बॉडी ये है। दोनों आइसोलेटेड बॉडी में हमने क्या देखा कि ये यहाँ इसका चार्ज को हमने क्या किया, दोनों को इक्वल करके दोनों को क्या किया, बस इसको ट्रांसफर किया गया, न कि यहाँ से हमने कोई चार्ज को प्रोड्यूस करके यहाँ पर -9 कूलम्ब को लाया है। बातें क्लियर? तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आता है आपका कूलम्ब्स लॉ। ठीक, इसको हम रफ करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ दो आवेशों के मध्य लगने वाले जो फोर्स होता है, दो चार्ज होते हैं, दो चार्जों के मध्य जो लगने वाला फोर्स होता है उसको स्टेट करता है। लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ। इट स्टेट दैट
इट स्टेट दैट, क्या कहता है, इन द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। मेन चीज क्या है, द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। मेन चीज यही है कि जो कूलम्ब्स लॉ स्टेट क्या कहता है, ये बताता है, कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज। इसका मतलब यह होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई दो चार्जेस होंगे, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक Q1 हो गया, एक Q2 चार्ज हो गया, ठीक। तो ये दोनों चार्ज जब आपस में कुछ दूरियां पर रखेंगे, मान लिया इनके बीच की जो डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस है जिसका नाम क्या है r, इसका डिस्टेंस नाम क्या है r। जब इनको कुछ दूरियां पर रखी गई, कुछ इनके बीच का जो कुछ डिस्टेंस है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगी। इस इंटरेक्ट के कारण, इस इंटरेक्शन के कारण, बातें समझ में, लिखो यहां पर लिखा द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, तो यहां पर हम लिखते हैं इंटरेक्शन दिस, ड्यू टू दिस इंटरेक्शन, ड्यू टू दिस इंटरेक्शन, ड्यू टू दिस इंटरेक्शन produce a force, that force is called intermolecular force, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। किसके कारण, कि जो इंटरेक्शन इन दोनों चार्जों के बीच देखने को मिलता है, अगर कुछ दूरियां पर है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, इसी इंटरेक्शन के कारण एक बल हमको देखने को मिलता है, यह बल को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आते कि यही ध्यान दीजिए, यही दो बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, इसी बल को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारा किसमें बदल जाता है, कूलम्ब के लॉ के द्वारा जो स्टैटिक, जो कूलम्ब्स लॉ ने एक फोर्स दिया, उस फोर्स में बदल जाता है। यह फोर्स जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, यह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अट्रैक्शन फोर्स, एक होता है हमारा अट्रैक्शन फोर्स, दूसरा का होता है, तो फर्स्ट अट्रैक्शन फोर्स, दूसरा का होता है रिपल्सन फोर्स। क्या होता है, रिपल्सन फोर्स होता है। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, उसमें दो तरीके के फोर्स देखने को मिलता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है और दूसरा का क्या देखने को मिलता है, रिपल्सन फोर्स। बातें क्लियर। अब अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स कब देखने को हमको मिलेगा, तो हमको देखने को तब मिलता है जब दो चार्जेस, ध्यान दीजिएगा, जब दो चार्जेस, व्हेन टू चार्जेस, when two charges are same nature, दो चार्जेस इसके क्या है, दोनों सेम नेचर के हैं, तो वहां पर हमको देखने को मिलता है रिपल्सन फोर्स, देखने को मिलता है रिपल्सन फोर्स देखने को मिलता है। रिपल्सन सेम नेचर को बोले तो जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके साथ इंटरेक्ट होता है एक और पॉजिटिव चार्ज, तब वहां से हमको देखने को मिलता है रिपल्सन फोर्स देखने को मिलता है। वहां पर भी हमको क्या देखने को मिलता है, रिपल्सन। या फिर हम कहते हैं कि एक निगेटिव चार्ज है, दूसरा का उसके साथ एक और निगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में एक दूसरे के इंटरेक्ट कर रहे हैं, तीन दोनों के बीच जो फोर्सेस देखने को मिलता है, उसी को हम कहते हैं रिपल्सन फोर्स। उसी को हम क्या कहते हैं, रिपल्सन फोर्स कहते हैं। ये तो जब दो चार्ज क्या होगा, सेम नेचर के हैं। अगर सेम नेचर के ना होकर के अपोजिट नेचर के हैं, व्हेन टू चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, अपोजिट नेचर, जब ये दोनों अपोजिट नेचर के हैं
तो इन दोनों के बीच, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि जैसे कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक हमारे पास निगेटिव चार्ज हो गया। जब ये दोनों अपोजिट नेचर के होंगे तो यहाँ पर तो इसके बीच जो इंटरेक्शन होगा, एक हमारा निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, तो इसके बीच जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन के द्वारा जो फोर्स देखने को मिलता है इसे हम कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। बातें क्लियर? तो कब अट्रैक्शन होगा, कब रिपल्सन होगा? जब दो चार्ज सेम नेचर के होंगे, एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर दूसरे का निगेटिव निगेटिव, तो वहां पर हमको रिपल्सन देखने को मिलेगा। और या फिर हम कह दें कि एक हमारे पास जो है एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे का क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा। बातें क्लियर? तो हम बात कर रहे थे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, इतना क्लियर? तो बस कूलॉम्स लॉ यही बताता है कि जो कूलॉम्स लॉ होता है ये फोर्स की नहीं, दो चार्जों के बीच फोर्स बताता है कि फोर्स उसके बीच कितना फोर्स आएगा, उसकी दो चार्ज है उसके बीच कितना फोर्स लगेगा। बातें क्लियर? तो इसको हम तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि वो कहता है कि जब हमारे पास दो चार्जेस, इन दोनों चार्जों के बीच जो लगने वाला जो बल होता है, ये चार्ज इसके फोर्स का उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, बात ध्यान दीजिए, जो फोर्स है कि उसके क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के, Q1 एंड Q2। और ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है ये प्रोपोर्शनल होता है 1/, इसके बीच की डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है उसके 1/r स्क्वायर के। तो ये जो उसका, अगर हम इन दोनों को मिलाएं, इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो अगर हम कहेंगे तो मिलाने के बाद आता है फोर्स F इज इक्वल टू, एक जब ये प्रोपोर्शनल साइन आता है तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा क्या मिलता है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड देखने को मिलता है। किसके फोर्स? जब ये दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स मिलता है उसे हम कहते हैं, दोनों चार्ज का फोर्स अलग अलग हो सकता है, ये वाला चाहे इस पे फोर्स लगा, ये वाला इस पे फोर्स लगा, तो उन दोनों का जो फोर्स हमको उसका मैग्नीट्यूड देखने को मिलता है F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर देखने को मिलता है। तो ये जो K होता है, वेयर K इज कांस्टेंट, वेयर K इज कांस्टेंट, वेयर K इज कांस्टेंट। अच्छा, ये K इज कांस्टेंट, ये K का कुछ वैल्यू होता है, ये कांस्टेंट एक प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो K का वैल्यू होता है कि इसके बराबर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसका वैल्यू होता है जो 1/4 पाई, इसका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो निकाला गया, इसका वैल्यू होता है 9.0 इंटू 10 की पावर 9। इसका जो वैल्यू होता है 9.0 इंटू 10 की पावर 9। अगर इसका हमको यूनिट को देखना है तो यूनिट हम देख सकते हैं, इसका यूनिट इसका यह होता है, इसका यूनिट हम देख सकते हैं, तो ये तो बल है, तो बल का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। इसका बल का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। अगर के की अगर हम यूनिट की बात करें तो के की यूनिट क्या हो जाए, इसको हम निकाल लेते हैं। जो के का यूनिट होगा, तो ये हमारा एफ है, तो एफ का क्या यूनिट होगा, न्यूटन होगा। इक्वल टू के का यूनिट हमको निकालना है, Q1 Q2 मतलब कि सी स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर होगा। के इक्वल टू हो जाएगा, के का जो यूनिट होगा, के का यूनिट होगा जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका जो यूनिट होगा के का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर और आता है, एक वर्ड देखने को मिलता है जिसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है जो, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस, इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका भी क्या होगा, यूनिट होगा। इसका यूनिट क्या होता है, तो ये देखिए ये नीचे है, तो इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पलट जाए, तो यहाँ पर कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगर हम डायमेंशन की बात करें, अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, इसका जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन न्यूटन न्यूटन का mL/t-2 होता है। ये क्या है, मीटर स्क्वायर, लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर हो जाए अपन, ये कूलम्ब है, कूलम्ब बोले तो चार्ज है, चार्ज का क्या होता है 80 का हो जाएगा, ए का स्क्वायर भी हो जाएगा, टी का स्क्वायर। सबको ऊपर लेकर के चलते हैं, जब सबको ऊपर लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर L 2 बार, mL3 टी 2 बार है तो ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस t-4 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ये तो हो गया इसका डायमेंशन होगा। और हमारा एप्सिलॉन नॉट की भी डायमेंशन निकाल लेते हैं। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जब डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट का निकालेंगे तो जस्ट उसका उल्टा होगा, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा है कूलम्ब है, तो बोले तो कूलम्ब का स्क्वायर है तो ए टी का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। फिर पूरे के अपान कितना है, न्यूटन मीटर, न्यूटन का होता है mL/t-2, और मीटर स्क्वायर तो मीटर लेंथ है तो ये भी एल का स्क्वायर होगा। आगे इसका हम निकाल, सबको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये देखिए यम है तो यम -1 होगा, तो यल है तो यल कितनी है 2 3, यल -3 होगा, और यहाँ पर t-4 है, प्लस जाएगा t4 हो जाएगा, और फिर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा होता है दोनों का डायमेंशन। बातें क्लियर। तो ये था हमारा ये जो फोर्स निकलता है, ये फोर्स जो मिलता है हमको F = K/Q1Q2/r²। K का वैल्यू होता है 1/4πε0, 9.0 × 10⁹ होता है। इसकी जो अगर हम K की जो वैल्यू निकालें, यहाँ पर इसका अगर हम यूनिट निकालें, यूनिट ऑफ K हो गया, और यहाँ पर जो हमने एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पर लिखते हैं ये जो इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो यूनिट होता है ये यूनिट जो होगा, ये यूनिट है इसका, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसी को इसको हम निकाल लेते हैं। बातें की। और जो हमको जो फोर्स देखने को मिला, ये जो फोर्स देखने को मिला है, यह फोर्स क्या है, यह फोर्स हमको एक सिमिलर देखने को मिलता है। कौन से फोर्स के, ये जो फोर्स होता है हमको एक फोर्स के सिमिलर मिलता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स, जिसे हम कहते हैं F = Gm1m2/r²। ये वाला फोर्स दोनों आपस में एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, देखने में भी सिमिलर लग रहे हैं। जहां पर जो K का, तो K की जगह G है, m1m2/r²। बातें क्लियर। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप